हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विहानो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर 2 जो ये चैप्टर है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आज हम लोग कवर कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, द बैटल ऑफ प्लासी। सेकेंड पार्ट में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। और ये क्लेम टू पैरामाउंटेंसी तक हो गया था। क्लेम टू पैरामाउंट सी तक मतलब क्या हुआ कि हम ही सबसे सुप्रीम है, हम और इंडियन स्टेट मतलब कि हमसे लोअर है और इसका ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं हुआ। और लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ ना, बात की जो इनकी पॉलिसीज थी उसमें ये हेल्प किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दी लेट 1830s जो था, एक सेकेंड, इन दी लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। तो आपको मैप में रशिया के बारे में आप लोगों ने इस समय देखा होगा। रशिया तो बहुत मतलब यहाँ पे मान लो ये रशिया का वो है, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, यहाँ चाइना है और फिर नीचे हमारा इंडिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे रशिया के बारे में क्यों वरीड कर रहा है, लेकिन नहीं। एट दैट टाइम इस समय का जो पाकिस्तान के ऊपर जो अफ़गानिस्तान नहीं, उसके ऊपर जो जितनी 3-4 कंट्रीज़ थी ना, वो सारी एट दैट टाइम रशिया कहलाती थी। और रशिया नहीं कहते थे, उनको सोवियत संघ कहते थे, सोवियत यूनियन कहते थे। तो इनको ब्रिटिशर्स को मतलब वरी हुआ कि ये तो भारत में एंटर कर लेंगे, भारत यहाँ पे ऐसे एंटर कर लेंगे, यहाँ पे ये पाकिस्तान साइड है, एंटर कर लेंगे। तो इनको फियर हुआ, तो ये क्या किए, अफ़गानिस्तान में प्रोलॉन्ग वॉर लड़ी बिटवीन 1830 एंड 1842। और वहाँ पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल, मतलब रूल एकदम नहीं करे थे, इनडायरेक्टली वहाँ पे रूल था। मतलब वहाँ पे कभी भी वो लोग डिसीजंस ले सकते थे। तो सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। सिंध को 1843 में इन लोगों ने ले लिया। और नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। मतलब कि इसका मीनिंग क्या हुआ, एट दैट टाइम महाराजा रंजीत सिंह मतलब कि खौफ था इनका। ये मतलब बहुत ये देखिए आप, महाराजा रंजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट का फोटो है, ये रहे महाराजा रंजीत सिंह। तो उस टाइम पे होता है ना कि हमको डर लग रहा है, हम नहीं इन पे अटैक करेंगे, हम हार जाएंगे, तो उसी डर से ये लोग नहीं लड़े। फिर जब इनकी डेथ हो गई 1839 में जब डेथ हुई इनकी, तो ट्रू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वर फॉट विद द सिख किंगडम के साथ 2 वॉर लड़ी गई थी। और 1849 में पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था। आगे देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द फाइनल वेव ऑफ annexations occurred under the Lord Dalhousie, who was Governor General from 1848 to 1856। तो यहाँ पे देखो पंजाब कब लिया गया था, 1849 में, और ये मतलब लॉर्ड डलहौसी उसी समय गवर्नर जनरल थे। तो इनने बहुत सारे किंगडम्स को लिया। और हाँ, इनने पॉलिसी को डिवाइड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनने एक पॉलिसी किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था, जैसे कि ये किंग है, हाँ ये किंग है, इनका अगर बेटा नहीं है, हाँ कोई सन नहीं है, ठीक है, तो जो इनका जो वो होगा पार्ट ऑफ किंगडम, हाँ पूरा ले लिया जाएगा, वो उसको अपने में मान लेंगे। अगर इनका मेल हर नहीं है, मतलब कि मेल बच्चा नहीं है, तब इनको एनेक्स कर लिया गया। अगर डॉटर है तब भी ले लेते हैं, एट दैट टाइम ऐसा रूल था। और जैसे कि था एट दैट टाइम कि अगर वो नहीं हुआ तो आपके जो ब्रदर्स के बेटे थे उनको दे देते, लेकिन वो इनने मना कर दिया। तो वन आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी की तो आप लोग देखे ही होंगे फिल्म मणिकर्णिका, जिसमें आप लोग को पता ही होगा। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अवध को अपने आप ही ले लिया, अवध पे कुछ नहीं उनने किया था, ठीक है। और उनने एक आर्ग्यूमेंट ऐड किया, दे सेड दैट दे वर ऑब्लाइग्ड बाय ड्यूटी। मतलब कि ये जो मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब, उनके हिसाब से
नवाब मिस गवर्नमेंट कर रहा था और उनको लेना चाहिए था ताकि पीपल्स को फ्री कर सके, पीपल्स को मतलब अच्छी फ्रीडम दे सके। लेकिन अब आप मान उल्टा ही है, वो गलत है। नवाब अच्छी करते थे और वो गलत करते थे। द पीपल ऑफ अवध जॉइन, हाँ ये इसी की वजह से कब लिया 1856 में, और 1857 में ग्रेट रिवॉल्ट हुआ जिसके बारे में आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, तो ग्रेट रिवॉल्ट हुआ, उसकी वजह से ये बहुत लोग अवध के लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे कि ये क्या बोला था मेरे को, हम लोगों को। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, एक्टिविटी। इमेजिन यू आर अ नवाब नेफ्यू, नवाब के वो हो, हाँ मैंने बोला ना ब्रदर के बेटों को दे दिया गया था। हैव बीन ब्रॉट थिंकिंग दैट यू विल वन डे बी किंग, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से तुम्हारी फीलिंग हर्ट हो गई, तो आप लोग क्या करोगे। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे मणिकर्णिका में ही, क्योंकि उसके ब्रदर हो गया था तो वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था। तो ये तो गलत ही हुआ, देश के साथ गद्दारी हो गई, ये गलत है। ये है 1757 का है गाइस, और ये आपका है, ये कौन सा है, दिया नहीं क्या, ओके एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरियल पावर। तो आपका ये 1757 का है, फिर ये 1800 का है, और फिर ये आपका है 1857 का है ये। अब सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या है, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Warren Hastings was one of the most important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territory were broadly divided into administrative that was called presidency. There were 3 presidency. तो मेन 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो एक क्वेश्चन था वर्कशीट में कि कौन सी इसमें से प्रेसिडेंसी नहीं है, तो उसमें पहला तो लखनऊ का नाम था, और ये सारे थे ये बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का था। तो आप लखनऊ पे टिक कर दोगे क्योंकि वो प्रेसिडेंसी नहीं है। ईच वॉज रूल बाय गवर्नर रूल करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। ठीक है, सुप्रीम हेड जो था वो गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, फ्रॉम 1722 a new system was established. Each district have 2 courts, a criminal court and फौजीदारी कोर्ट कहते थे, सिविल कोर्ट मतलब दीवानी अदालत। तो ये था क्या, फौजीदारी कोर्ट मतलब कि जो क्रिमिनल के रिलेटेड होगा वो इसमें आएगा, और दीवानी मतलब कि जो नॉर्मल जो चोरी वाली वो सब इसमें आएगा दीवानी अदालत में। ये क्या, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। ये क्रिमिनल लॉ मतलब कि ये चेंज कर दिया था यूरोप ने, लेकिन तब भी वो काजी और मुफ्ती के अंडर ही रहता था, बट अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स के अंडर रहता था, सुपरविजन में रहता था। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट interpretations of local laws based on different schools of the dharmshas. To bring uniformly in 1775 11 पंडित asked to compile a digest of Hindu laws। मतलब कि 11 पंडित हिंदू पंडित को लिया और इनको बोला कि मतलब आप जो लॉ है उसका एक बुक किया, नोटबुक टाइप बना के आप हमको दो, सब में लिखा होना चाहिए कि क्या क्या लॉज हैं आपके। NB हेलट, ये इनका नाम याद करना, NB हेलट। इन्होंने क्या किया था, ये जो चीज़ थी डाइजेस्ट, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और बाय 1788 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। मतलब कि मुस्लिम लॉज को भी अंडर डाल दिया गया था। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड while a court of appeals दार निजामत was also set up in कलकत्ता।
ठीक है, एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट बन चुका था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, मतलब कि जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल फिगर था वो कलेक्टर था। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. His office, the collectorate, became a new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्टर था उसको अकेले नहीं, मतलब कि हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास की हेल्प से अपने डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करना था। तो जहाँ पे वो लोग रहते थे कलेक्टोरेट में, जो उनका ऑफिस था, एक नया सेंटर बन गया किसका, पावर और पेट्रोनेज का। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but his power rested on his military strength. मतलब कि सब कुछ तो कर लिया भाई आपने, लेकिन आपका जो मेन चीज़ रहेगा वो तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रहेगा ना। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी। कैवेलरी मतलब कि जो घुड़सवार होते हैं उनको कैवेलरी कहते हैं, और एंड इन्फेंट्री मतलब कि पैदल सेना। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel need to have a large professional trained infantry. मतलब कि इन लोग के लिए ना जो कैवेलरी थी यही इनको लिए मेन सपोर्ट था। इनको ये नहीं था कि हमको ज़्यादा इन्फेंट्री चाहिए, लेकिन क्या होता था ना, जो लोकल ज़मींदार होते थे वो वही मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स ये क्या करते थे, खुद ही अपने से पैदल सेना आपको दे देते थे, लो भाई आप ही के लिए। A change occurred in 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. जो नॉर्मल पीजेंट्स थे उनको निकाल के उनको ट्रेन किया गया ताकि वो प्रोफेशनल सोल्जर बन जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। मतलब कि इन्होंने भी सेम तरीका आजमा लिया जो कि मुगल्स अपनाते थे, मुगल्स और उनके जो सक्सेसर स्टेट थे वो अपनाते थे। आगे देखो, और इनके जो वो था सिपाही आर्मी को क्या कहते हैं, सिपाही मतलब सिपाही आर्मी कहते थे, और सिपाही शब्द से ये डेमोलिश हुआ है। ये धर्मशास्त्र के संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर कंपोज्ड फ्रॉम 500 BC 500 BCE में बना था ये। सवार मैन हॉर्सेस, मस्किट अभी देखो यहाँ पे है। हैज़ वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, द कैवेलरी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी डिक्लाइन। मतलब कि अब घुड़सवारों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट विद सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्किट्स एंड मैचलॉक्स। मस्किट मतलब वो हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। मैचलॉक मतलब अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच अ पाउडर वॉज इग्नाइट बाय द मैच। मतलब कि उसमें क्या होता था ना, डालो गोली और मैच इग्नाइट करके वही चलती थी, वो टाइप ऑफ गन थी। द सोल्जर्स ऑफ कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इन रिक्वायरमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, यूनिफॉर्म कल्चर, मिलिट्री कल्चर इन लोग ने बनाना चालू कर दिया था। ये देखो एकदम अच्छे से देखो बैठा है, इसका यूनिफॉर्म है एक, ठीक है, अच्छे से तलवार वलवार लेकर यूनिफॉर्म में बैठा है। अरे हाँ, इंक्रीज द सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स आर इग्नोर्ड। मतलब क्या होता था, जब डिसिप्लिन करते थे तो कास्ट और रिलीजियस जो फीलिंग्स होती थी उसको इग्नोर करके करते थे। तो उनको क्या रहता था, हम अपने कास्ट और रिलीजन को ऐसे ही छोड़ दें, हम मतलब कि सोसाइटी सोल्जर्स ही हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स नहीं हैं क्या, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसी का रिएक्ट करके रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है। ये बहुत भयंकर रिवॉल्ट था। दिस रिवॉल्ट वी विल रीड इन चैप्टर 5। अब क्या कंक्लूजन, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम, मतलब एक नई स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने बनाई थी, जिसकी वजह से
पहले जब 6 to 8 मंथ्स लगते थे, अब बस 3 वीक्स में होगा, जिससे कि ज़्यादा ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली आ पाए कहाँ तक, फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। फिर क्या हुआ, जब 1857 तक 63% ऑफ टेरिटरी, अब समझ रहे हो 63% ऑफ टेरिटरी, 78% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया सब कॉन्टिनेंट की ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। और ये स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, ये आप खुद ही पढ़िएगा। और इसमें जो मेन चीज़ है ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड अप करते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप, मैंने देखा था कि करीब से लाइक तो सब लोग करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करता बहुत लोग। मैंने देखा था जब मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो है, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो सब लोग सब्सक्राइब भी मारा करो ना यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।